ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला मतलब क्लास ग्रुप में देखिए आप, ठीक है। सबसे पहला जो पार्ट आपके पास है वो है व्हाट इज डिबेंचर। डिबेंचर की डेफिनेशन क्या होती है, कुछ भी कर लीजिए। सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 कंपनीज एक्ट 2013 ये डिफाइन करता है डिबेंचर को। और सुनिए, डिबेंचर कुछ नहीं है, सिंपल सा डॉक्यूमेंट है विच एक्नॉलेजेस डेट। डेट को एक्नॉलेज करने वाला एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट, उसे हम डिबेंचर कहते हैं। डिबेंचर की बहुत सारी वेराइटीज, बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, उनको देखेंगे। आज मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम थ्योरी जो कवर होती है एनसीईआरटी से वो आपको कराऊं। इट विल हेल्प यू इन सीयूटी एज वेल, इन योर बोर्ड एग्जाम एज वेल। एनसीईआरटी की थ्योरी 100%, एक एक पेज आपको ढंग से पढ़ना है, और पढ़ा रहा हूं मैं आपको साथ साथ। इसमें शेड्स की 2 क्लासेस लगाई थी, इसमें 2 क्लासेस तो नहीं लगेंगी एक क्लास के अंदर। चलिए देखें जरा। क्या ऑनलाइन में डॉक्यूमेंट आपको विजिबल है? देखिए, कैन यू सी दिस डॉक्यूमेंट? समवन प्लीज रिस्पॉन्ड ऑनलाइन में। Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन, अकॉर्डिंग टू कौन सा वाला सेक्शन 2000 सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 में कंपनीज एक्ट में डिबेंचर इंक्लूड्स, एक सिंपल सी डेफिनेशन में बोला गया, इट इंक्लूड्स डिबेंचर इन्वेंटरी बॉन्ड्स एंड एनी अदर सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन एसेट्स और चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट। इस डेफिनेशन में आपको क्या बोला गया? बात करी गई डिबेंचर की इन्वेंटरी की। क्या क्या बात कर रहे हैं ये लोग? दे टॉकिंग अबाउट डिबेंचर इन्वेंटरी की, डिबेंचर इन्वेंटरी की बोल रहे हैं, बॉन्ड्स बोल रहे हैं, अदर सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं ये, और चार्ज की बात कर रहे हैं। चार्ज, चार चीजों की बात यहाँ पर कर रहे हैं। एक एक करके इन चीजों को जरा देखने की कोशिश करते हैं ये क्या होता है। बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन बुक में नहीं है, बट आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। इन्वेंट्री जनरली शब्द यूज होता है स्टॉक से रिलेटेड। स्टॉक किसका? स्टॉक ऑफ गुड्स। अब आप सबको मालूम है, व्हेन शेयर्स आर ट्रेडेड इन मार्केट, दे आर नॉट ट्रेडेड इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, दे आर ट्रेडेड इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक। इसीलिए हम शेयर एक्सचेंज नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। शेयर एक इंडिविजुअल यूनिट होती है, व्हेन दे आर बंडल्ड इन द फॉर्म ऑफ 5 शेयर, 10 शेयर, 20 शेयर, मतलब मिनिमम ट्रेडेबल लॉट, उसको हम बोलते हैं स्टॉक। तो ऐसे ही डिबेंचर, एक डिबेंचर, दो डिबेंचर, तीन डिबेंचर नहीं बिकते हैं। कैसे बिकते हैं ये? बंडल की फॉर्म में, 10 डिबेंचर, 50 डिबेंचर, 100 डिबेंचर की फॉर्म में। उसे बोला जाता है क्या? डिबेंचर इन्वेंट्री। इज दैट ओके विद एवरीबॉडी? डिबेंचर इन्वेंट्री क्या चीज है? और आगे बढ़ते हैं। फिर कहते हैं बॉन्ड। बॉन्ड में इन्होंने एस लगा दिया तो बॉन्ड्स हो गया, प्लूरल हो गया। अब जैसे इनका दोस्त है एक, ये उसको बार बार बोलते हैं बहुत बड़ा बॉन्ड बन रहा है ना तू, तो मिल मुझे, मैं तुझे बताऊंगा। कहीं बोलते हैं ना अपने दोस्तों को, या कोई जो ज्यादा उछल रहा होता है स्कूल में आपके, उसे कहते हैं घना बॉन्ड बन रहा है, मिल तू बाहर, ऐसा करके हरियाणवी में बोलते हैं। तो ये वो बॉन्ड नहीं है। बॉन्ड क्या होता है मैं बताता हूँ, इसके बारे में भी थोड़ा सा रुकेंगे। और अदर सिक्योरिटीज मतलब कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट विच एविडेंसेस अ लोन, उसको किसी भी फॉर्म में, अगर वो डेट इंस्ट्रूमेंट की फॉर्म किसी भी फॉर्म में, उससे हम क्या कहते हैं? उसको हम डिबेंचर की कैटेगरी में डालते हैं। फिर यहाँ चार्ज की बात आती है। मैं पहले आपको बताता हूँ कि बॉन्ड और डिबेंचर जो है इनमें क्या फर्क होता है। डिबेंचर एक्सक्लूसिवली क्या है? एक लोन डॉक्यूमेंट है। डिबेंचर की पहचान कैसे होती है? 10% डिबेंचर। कोई बताएगा 10% डिबेंचर का क्या मतलब है? मतलब ये वो डिबेंचर है जिस पर 10% इंटरेस्ट स्पेसिफाइड होता है और देना ही देना है। आप चाहे जिए चाहे मरे, लेकिन आपको इन डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट देना ही देना है। ठीक है जी। ये चार्ज है फॉर्म के लिए। इस चार्ज का इस चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, बताऊंगा अभी आपको। अच्छा, ये जो 10% है, इसे बोला जाता है क्या? कूपन रेट। क्या कहते हैं इसको? कूपन रेट। डिबेंचर के साथ जो प्रीफिक्स लगती है उसे बोला जाता है कूपन रेट। ठीक है जी। तो डिबेंचर है, दे मस्ट हैव स्पेसिफाइड कूपन रेट, 5%, 6%, 10%, 12%, 15%। गॉट इट? बॉन्ड जो होते हैं वो इस तरह के डिबेंचर से थोड़े अलग होते हैं। उन बॉन्ड्स में क्या होता है? देयर इज नो कूपन रेट, कोई कूपन रेट स्पेसिफाइड नहीं होता। और बॉन्ड जनरली कौन इशू करता है? गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सबसे बड़ा अच्छा एग्जांपल होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। डिफेंस बॉन्ड इशू कर दिए, इलेक्शन बॉन्ड इशू कर दिए, या फिर मैं बोलूँ गोल्ड सोवरेन बॉन्ड इशू कर दिए।
बैंक इशू करते हैं और आरबीआई इशू करता है। बॉन्ड के साथ क्या परेशानी होती है? परेशानी की मतलब खास बात होती है, सपोज आरबीआई ने 25,000 रुपीज का एक बॉन्ड इशू किया, और वो 1 साल के लिए इशू किया, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए इशू किया, और बोला क्या, आप ये बॉन्ड खरीद लीजिए, 2 साल बाद हम आपको वापस कर देंगे पैसा। 25,000 आपने लिया, 25,000 आपको वापस मिला, तो फायदा क्या हुआ? कौन खरीदेगा इनको? तो इसको क्या किया जाता है, दे आर इशूड एट डिस्काउंट, मतलब ₹22,000 में इनको इशू किया जाता है। और इनकी इनकी फिर क्या होती है, फिर इनकी होती है रीपेमेंट। रीपेमेंट मतलब पैसा वापसी। इसके लिए शब्द यूज करते हैं हम लोग, रिडम्पशन। ये रिडम्पशन जो होता है वो पार पे होता है। रिडम्पशन पार मतलब उसकी जो नॉर्मल वैल्यू उस पर। इसमें फायदा हुआ है, नुकसान हुआ आपको? आपने इसे 22,000 में खरीदा, और आपने इसकी रिकवरी कितने में हुई? आप जब आपकी इसकी रिपेमेंट हुई, जब इस लोन को गवर्नमेंट ने चुकता किया, तो कितना दिया आपको? 25,000। कितना कमाया आपने? 3,000 रुपये कमाया। ये जो 3,000 रुपये होता है डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है 3,000 रुपये का, डिफरेंस ₹3,000 का, जो कि इशू प्राइस और रिडम्पशन वैल्यू का क्या डिफरेंस है, 3,000, इसे कहते हैं हम लोग क्या, नोशनल इंटरेस्ट। क्या कहते हैं इसको? नोशनल इंटरेस्ट। इसे नोशनल इंटरेस्ट बोला जाता है। तो डीप डिस्काउंट बॉन्ड पे इंटरेस्ट तो होता है, लेकिन वो विजिबल नहीं होता है। इस फॉर्म में होता है, नोशनल मतलब न दिखने वाला, नोशनल इंटरेस्ट बोलते हैं इसको। तो डीप डिस्काउंट बॉन्ड भी, मतलब डिबेंचर, ये सॉरी, जो बॉन्ड है, इनको भी हम क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट पे इशू करते हैं, लेकिन वो इंटरेस्ट दिखता नहीं है, वो नोशनल इंटरेस्ट कहा जाता है। इसी तरह से बॉन्ड को एक और नाम से पुकारा जाता है, जीरो कूपन, जीरो कूपन बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स, या इसको एक और नाम से पुकारा जाता है डीप डिस्काउंट बॉन्ड। अब आपको इनका मतलब समझ में आया होगा। डीप डिस्काउंट क्यों बोला? बिकॉज दे आर इशूड एट डिस्काउंट। जीरो कूपन क्यों बोला? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट स्पेसिफाई नहीं है। तो बॉन्ड जो होते हैं वो डिबेंचर से इस सेंस में अलग होते हैं। जनरली बॉन्ड्स छोटी ड्यूरेशन के लिए, एक फाइनेंशियल ईयर उससे पहले साल के लिए होते हैं, अभी वो आगे भी चले जाते हैं। लेकिन अगर उस पर कूपन रेट नहीं मेंशन है, तो डिस्काउंट पे इशू हुआ, दैट इज बॉन्ड। कूपन रेट है, डिस्काउंट पे इशू हुआ, क्योंकि डिबेंचर जो है पार, प्रीमियम, डिस्काउंट तीनों पे इशू होता है। तो बॉन्ड वही होगा जो डिस्काउंट पे इशू होगा और जिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन है और वो डिस्काउंट पे इशू हो रहा है, उसे बॉन्ड नहीं बोलेंगे, वो तो डिबेंचर ही रहेगा। तो आई होप इट इज क्लियर। हमने ये बात समझी, डिबेंचर इन्वेंट्री किसे कहते हैं, बॉन्ड किसे कहते हैं, अदर सिक्योरिटीज के बारे में। वो आ जाते हैं चार्ज के बारे में। ठीक है। अगर अश्मित से 5 करोड़ का लोन लेता हूँ, अश्मित कहता है मैं दूंगा ही नहीं, दे देगा मुझे 5 करोड़ का लोन? क्यों दे देगा? बता, क्या मैं तुम्हें, व्हाट इज द सिक्योरिटी दैट आई विल पे यू बैक? मैं एक व्यक्ति जिसकी 1 लाख रुपए महीने की सैलरी है, मैं तुम्हें 5 करोड़ कैसे वापस करूंगा? 12 लाख रुपया एक महीने का, मतलब चलो मैंने मान लिया मैंने 12 लाख रुपए महीना, 12 लाख 1 साल का कमाया, 5 करोड़ में 500 लाख रुपया होता है, कैसे चुका पाऊंगा बता? तो बैंक जो होते हैं, बिफोर ग्रांटिंग यू अ लोन, आपसे क्या रखवाते हैं? मॉर्टगेज रखवाते हैं। क्या रखवाते हैं? मॉर्टगेज। आप घर खरीदते हैं, बैंक आपको होम लोन देता है। होम लोन पे बैंक आपसे क्या बोलता है कि चलो ठीक है, आपका घर 1 करोड़ 50 लाख रुपीज का है, बैंक ने आपको 70 लाख 80 लाख का लोन दे दिया, और आपके पेपर अपने पास रखवा लिए, मॉर्टगेज हो गया। ठीक है जी, कोलेट्रल रख लिया, कहते हैं ना उसे, कोलेट्रल रखना, रख लिया बैंक ने। अब अगर आप लोन नहीं रे पाकर वापस कर पाओगे तो क्या हो जाएगा? बैंक उस कोलेट्रल को सीज कर लेगा, उसकी नीलामी होगी। अगर भूले भटके आप न्यूज़पेपर देखते हो कभी, तो उसमें लिखा आता है पंजाब नेशनल बैंक ओपन ऑक्शन है, नीलामी हो रही है, और लिखा रहता है प्रॉपर्टी, इसका मालिक कौन है, और अमाउंट लोन का कितना था। देखो, बैंक का लोन मान लो किसी पर, मान लो 80 लाख रुपीज का है, और प्रॉपर्टी होती है 1.5 करोड़ 1 करोड़ की। बैंक क्या करता है पता है? अपनी 80 लाख वसूल करने के बाद बाकी के पैसे उसके मालिक को दे देता है, या अगर टर्म्स एंड कंडीशन बड़ी स्ट्रिंजेंट है तो जितना पैसा रिकवरी में होगा रख लेता है। क्योंकि जब कभी हम लोन लेने जाते हैं ना, बैंक इतनी मोटी गड्डियां पेपर की साइन करवाता है हमसे। और आपको शायद मालूम होगा, जब 2008 में आईटी बबल बस्ट हुआ था और सब प्राइम क्राइसिस आया था, तब जो इकोनॉमीज बच गई थी, सस्टेन रह गई थी, वो हमारे देश की इकोनॉमी थी, हमारे बैंक नहीं टूटे थे।
लेमन ब्रदर डूबा था, बाकी सारे बैंक डूबे थे वहां पर यूएस में, हमारा नहीं डूबा था, बच गए थे। क्योंकि हमारे बैंक की बहुत ही कंजर्वेटिव और बहुत ही स्ट्रिंजेंट लोन ग्रांटिंग पॉलिसीज होती हैं। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, हमारे देश में लोन को रिपे न करना इज अ सोशल शेम। अब अश्मित ने क्या करा, तो लॉम्बोगिनी खरीद ली। कितने की आई है लॉम्बोगिनी? 4.5 करोड़ की, ठीक है। और 4 महीने तक गाड़ी चलाई, धूम मचा ली, धूम स्टाइल में। ईएमआई नहीं चुका पाया, और क्या ले गया, बैंक लेके चला गया गाड़ी इसकी। अड़ोस पड़ोस वाले क्या कहते हैं, अबे औकात नहीं थी तो क्यों खरीद ली गाड़ी। हमें ना दुनिया से बड़ा डर लगता है, लोगों से बड़ा डर लगता है कि अगर लोन ना चुका पाएगी, ना चुका, हमारे यहाँ पर लोन को रिपे ना करना एक सोशल शेम है। अमेरिकन फिरंगी बिंदास है। यूएस इकोनॉमी डेट इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमी सेविंग्स इकोनॉमी है। लेकिन एक लफड़ा हो चुका है अब। कोरोना के बाद हम हिंदुस्तानियों के ज्ञान चक्षु खुल गए हैं। उन्होंने क्या करना शुरू करा, उन्हें पता चला कि जिंदगी तो क्या है, 2 पल की मेहमान है, खाओ पियो ऐश करो मित्रा। अब कोरोना के बाद एक सर्वे लेटेस्ट आया था, पहले अराउंड 70% इंडियन लोग जो थे वो सेविंग्स करा करते थे, और वो 70% से घटकर 40% रह गया, स्पेशली यंगस्टर। वो कहते जब देखा ना बड़े बड़े यंग लड़के लड़कियां कोलैप्स हुए कोरोना में, उन्होंने कहा जो है ठीक है कर लो। मेरे ही साथ के एक टीचर हैं, उन्होंने क्या किया कि कह रहा मैंने कोरोना के बाद मैंने घर लिया, तो उन्होंने कहा मुझे भी घर लेना था। कह रहा यार क्या करूं मैं, कोरोना के टाइम पे मैंने डिसाइड करा कि जिंदगी 2-4 दिन की है, जितना सेविंग्स पड़ से एक बड़ी लंबी गाड़ी खरीद ली। और कह रहा उस गाड़ी में आसाम तक गया, यहाँ तक गया। मैंने कहा जिंदगी छोटी से घूमो फिरो भाई, ऐश करो। करीब 25 लाख की सेविंग्स थी, 5 लाख और मिला के 30 लाख की गाड़ी खरीद ली, कैश में खरीदी। कह रहा गाड़ी में घूमे फिरे ऐश करो। एनीवे, तो परसेप्शन इज चेंजिंग। लेट्स कम टू द पॉइंट हियर। आप अगर लोन लेते हैं, मॉर्गेज रखा जाएगा, ठीक है जी। अगर आपने लोन लिया, सपोज यू हैव टेकन अ लोन, लोन्स के अगेंस्ट क्या रखा जाएगा, मॉर्गेज रखा जाएगा। अब अगर ये मॉर्गेज एक स्पेसिफाइड एसेट है, अगर ये मॉर्गेज एक स्पेसिफाइड एसेट है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, फिक्स्ड चार्ज। क्या बोलेंगे इसको, फिक्स्ड चार्ज। मतलब मॉर्गेज का मतलब ही चार्ज है यहाँ पर। एनी लोन सिक्योर्ड अगेंस्ट अ चार्ज, चार्ज का मतलब क्या हो गया, मॉर्गेज हुआ। अगर आपने स्पेसिफाई कर दिया कि सुनो, मेरा जनकपुरी का जो प्लॉट है या मेरे जनकपुरी का जो फ्लैट है, वो इस लोन के अगेंस्ट क्या है, मॉर्गेज है, वो कहलाएगा फिक्स चार्ज। अच्छा, फ्यूचर में क्या परेशानी होगी, अगर आपको ये घर किराए पे देना है, या आपको घर का उसका रेनोवेशन करानी है, इस घर को बेचना है, तो यू नीड परमिशन फ्रॉम बैंक। बैंक की परमिशन के बिना आप कुछ हाथ ही नहीं लगा सकते इस पे, बैंक से परमिशन लेनी पड़ेगी आपको, ठीक है। और फ्यूचर में इसको कहीं और मॉर्गेज नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। अब होता दूसरा क्या, नॉट स्पेसिफिक, नॉट स्पेसिफिक एसेट या नो स्पेसिफिक एसेट इज मॉर्गेज्ड। अभी आएगी इसकी बारी, मॉर्गेज। इसको कहते हैं हम लोग क्या, फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज मतलब समझदार लोग क्या करते हैं कि बजाय कि कोई स्पेसिफिक एसेट्स को मॉर्गेज करने के, वो कहते हैं सुनो भाई, हमारी बैलेंस शीट में 60 करोड़ की एसेट्स हैं, तुमसे हम लोन 5 करोड़ का ले रहे हैं, अगर तुम्हारा लोन हम ना पे कर पाए, कोई भी 5 करोड़ की एसेट्स उठाना और बेच देना। इससे क्या होगा, आपकी सारी एसेट्स फ्री हैं। आप किसी भी एसेट्स को मॉर्गेज कर सकते हो, किसी को भी बेच सकते हो, रेनोवेट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, अगर आप लोन नहीं चुका पाएंगे, तो क्या करेगा बैंक, उन एसेट्स के पूल में से 5 करोड़ की कोई भी एसेट्स उठाएगा, बेचेगा, अपने लोन की रिकवरी करेगा। फ्लोटिंग ये होता है, फ्लोटिंग चार्ज नहीं, लोन, लोन इज डिफरेंट, फ्लोटिंग चार्ज है। मतलब मॉर्गेज पे कोई स्पेसिफाइड एसेट नहीं है, मॉर्गेज पे कोई स्पेसिफाइड एसेट है। हम क्वेश्चन बोलते हैं एग्जाम में, व्हाट इज मेंट बाय चार्ज। और ध्यान से सुनना, आपका क्वेश्चन पेपर दो हिस्सों में बटा रहता है। कहाँ बटा रहता है, सुनो ध्यान से, आपका क्वेश्चन पेपर दो हिस्सों में बटा रहता है, पार्टनरशिप एंड कंपनी अकाउंट्स, और दूसरा होता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं, हम ये क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज मेंट बाय चार्ज, और क्वेश्चन डाल देते हैं किसके अंदर, मतलब जो पार्टनरशिप वाला पहले पार्ट में होता है, लोग लिखते हैं चार्ज। कौन सा वाला चार्ज बोलते हैं लोग सर, फंडामेंटल में एप्रोप्रिएशन और चार्ज वाला बोल देते हैं। नहीं, आप सिलेबस पूरा पढ़ चुके हो। चार्ज या एप्रोप्रिएशन का डिफरेंस फंडामेंटल में नाम से बोल कर आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस, ये गिव एन एग्जांपल ऑफ अ चार्ज और एप्रोप्रिएशन, ऐसे बोल के आएगा।
लेकिन व्हाट इज मेंट बाय चार्ज? तो चार्ज किसकी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर? वो कोलेटरल, मॉर्गेज वाले की बात कर रहे हैं। तो चार्ज क्या होता है? चार्ज इज व्हाट? एसेट विच इज मॉर्गेज अगेन सिक्योरिटी ऑफ एनी लोन। और ये दो तरह का होता है, फिक्स होता है और क्या होता है, फ्लोटिंग होता है। ये हमने जो चीजें बोली थी उनका डिस्कशन किया है यहाँ पर। चलिए अब जरा डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा। अदर सिक्योरिटीज मतलब कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आपने लोन लिया और बदले में तुमने क्या करा, स्टैम्प पेपर पे बना के दे दिया। इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, कंपनी की बात नहीं कर रहा। या मान लो कंपनी ने क्या किया, सुनो ध्यान से। कंपनी ने क्या किया कि किसी दूसरी कंपनी से 50 करोड़ का लोन ले लिया और बदले में डॉक्यूमेंट इशू कर दिया स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, वैसा करके बोल दिया। तो जो कंपनीज एक्ट 2013 की जुरिस्डिक्शन में आता है, बोलिए। बॉन्ड ही मैंने बोला, बॉन्ड समझ लीजिए डिवेंचर के छोटे भाई होते हैं। इनको रेट नहीं होता जो डिस्काउंट भी इशू करे जाते हैं। जीरो कूपन क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। तो जो आरबीआई के बॉन्ड है वो जीरो कूपन ही तो है। ठीक है। और चले आगे जरा, आइए देखिए जरा। बॉन्ड इज ऑल्सो एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। दिख रहा है? बॉन्ड क्या है भाई? ये भी क्या है? एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट है। It- मैं 76 पेज पे हूँ। हाँ, 76 पेज पे बॉन्ड, जो शीट आपको भेजी है एनसीईआरटी की, उस पर हूँ। ट्रेडिशनली गवर्नमेंट इशूड बॉन्ड, बट आजकल क्या हो जाता है, सेमी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी बॉन्ड इशू करती हैं। टर्म डिबेंचर और बॉन्ड दोनों इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। लेकिन आपको अब इसका डिफरेंस पता चल गया ना? यू आर अवेयर ऑफ द डिफरेंस नाउ? अरे हाँ ना तो बोलो यार। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, थोड़ा आगे। अब जरा देखिए शेयर और डिबेंचर के बीच का डिफरेंस है, कई बार आ जाता है। डिफरेंशिएट बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न, ऑन द बेसिस ऑफ रिपेमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। एनसीईआरटी ने ये पैराग्राफ की फॉर्म में दे रखा है। आपको हमेशा डिफरेंस किस फॉर्म में लेके चलना है? टेबुलर फॉर्म में। बेसिस ऑफ डिफरेंस डिबेंचर और बॉन्ड, उसके चाहे एक नंबर का भी क्वेश्चन आ जाए। हालांकि अब वन मार्कर क्वेश्चन जो होते हैं वो एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के आते हैं। और 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाए कभी, आपको क्या ध्यान देना है? डिफरेंस जो होगा हमेशा टेबुलर फॉर्म में रखना है। बिजनेस स्टडीज में तो खास तौर पे डिफरेंस को किस फॉर्म में रखना है? टेबुलर फॉर्म में रखना है। आइए देखते हैं। ओनरशिप, शेयर्स गिव्स यू ओनरशिप राइट। डिबेंचर आपको ओनरशिप राइट नहीं देता है। दिस इज ओके। डिबेंचर ओनली इज अ डॉक्यूमेंट एक्नॉलेजिंग अ डेट, एंड शेयर इज अ डॉक्यूमेंट एक्नॉलेजिंग योर ओनरशिप इन द कंपनी। रिटर्न, शेयर पर रिटर्न जो होता है फिक्स नहीं होता है until unless it is a preference shares। और डिबेंचर पे रिटर्न क्या होता है? फिक्स होता है। डिबेंचर का रिटर्न क्या कहलाता है? इंटरेस्ट कहलाता है। शेयर का रिटर्न क्या कहलाता है? डिविडेंड कहलाता है। शेयर का डिविडेंड जो है वो अप्रोप्रिएशन है। डिबेंचर का इंटरेस्ट क्या है? चार्ज है। अब आई चार्ज और अप्रोप्रिएशन वाली बात। देखिए समझना, इन केस ऑफ अ कंपनी, इन केस ऑफ अ पार्टनरशिप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व, ये अप्रोप्रिएशन होते हैं, बाकी चार्ज होते हैं। इन केस ऑफ अ कंपनी देर इज नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देर इज नो सैलरी, देर इज नो कमीशन, तो बचता क्या है? शेयर ऑफ प्रॉफिट, जिसे हम डिविडेंड बोलते हैं, और क्रिएशन ऑफ रिजर्व्स। तो कंपनी के केस में सिर्फ दो अप्रोप्रिएशन होते हैं, एक डिविडेंड देना और दूसरा क्या? रिजर्व क्रिएट करना। ठीक है। तो रिटर्न डिबेंचर का इंटरेस्ट कहलाता है जो कि चार्ज है। रिटर्न शेयर्स का डिविडेंड कहलाता है जो कि अप्रोप्रिएशन है, जो कि हम पार्टनरशिप में पढ़ चुके हैं। रिपेमेंट, शेयर्स जो होते हैं वो कभी भी इक्विटी शेयर्स कंपनी की लाइफ टाइम में वापस नहीं करे जाएंगे। कब करे जाएंगे वापस? जब वाइंडिंग अप होना होगा कंपनी का, जब कंपनी बंद होने वाली होगी तभी। अगर प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल हुए तो शायद उनकी वापसी हो जाए। डिवेंचर्स आफ्टर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड दे आर रिडीम्ड, दे आर रिपेड बैक। बॉन्ड्स दे आर एनकैश्ड, वो कहते हैं इसको। वोटिंग राइट, शेयर्स को वोटिंग राइट मिलता है, डिवेंचर होल्डर को कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता है। और सुनिए, शेयर की पेमेंट से पहले डिवेंचर की पेमेंट करनी होती है, चाहे वो इंटरेस्ट हो चाहे प्रिंसिपल अमाउंट हो। लोन की पहली प्रायोरिटी होती है शेयर्स के ऊपर। और आगे चलते हैं। सिक्योरिटी, शेयर्स पर कोई सिक्योरिटी नहीं रखी जाती। जब आप शेयर इशू करते हैं कोई मॉर्गेज नहीं रखते हैं। लेकिन डिवेंचर अगर सिक्योर्ड है तो मैंने बोला ना, फिक्स चार्ज या फ्लोटिंग चार्ज, इस पर आपको रखना पड़ता है। इसे कहते हैं हम लोग क्या? सिक्योरिटी। कन्वर्टिबिलिटी, इक्विटी शेयर कन्वर्टेबल नहीं होते हैं।
प्रेफरेंस शेयर अगर कन्वर्टेबल हुए तो ज्यादा ज्यादा इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिवेंचर अगर कन्वर्टेबल है, they can be they can be converted into equity shares, they can be converted into preference shares, and they can be converted into a new class of debentures। जैसे हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, आज से करीब करीब 40-50 साल पहले हमारी हालत भी कुछ उस जैसे ही थी। हम वर्ल्ड बैंक से लोन लेते थे, सपोज $200 बिलियन का, $200 बिलियन का अगर हम लोन लेते थे वर्ल्ड बैंक से, तो वर्ल्ड बैंक हमारे साथ क्या खेल करता था पता है? वो हमसे क्या कहता था कि भाई $100 बिलियन तो पुराना काट लो जी, और इसका $20 बिलियन इसका काट लो। हमसे साइन करवाता था कितना, $200 बिलियन पर, और हमारे हाथ में आता था कितना, सिर्फ $80 बिलियन। मतलब हम $200 बिलियन का बिल फड़वाते अपने नाम पे, हमें पैसा कितना मिलता था, 80। पुराना 100 काटो, मतलब पुराने लोन के बदले में नया लोन। डिबेंचर में भी ऐसे ही होता है। एक डिबेंचर था 6% डिबेंचर, और कंपनी कहती है कि मैं 6% वापस नहीं कर पाऊंगी, बट वी आर गिविंग यू एन ऑप्शन, हम इन डिबेंचर को कन्वर्ट कर रहे हैं 10% डिबेंचर में, 3 साल के लिए और बढ़ा देते हैं। तो लोग लालच में आके क्या करते हैं, चलो आने दो। ये कन्वर्जन कहलाता है, एक डिबेंचर को दूसरे डिबेंचर में। ऐसा कभी नहीं होगा 10% डिबेंचर इज कन्वर्टेड इनटू 10% डिबेंचर, बिल्कुल नहीं। और डिबेंचर बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं होते हैं। एक डिबेंचर अगर 10% है, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू 12%, हायर रेट पे कन्वर्ट होता है, कम पे भी कन्वर्ट नहीं होता है। वो कन्वर्टेबिलिटी कहलाती है। तो डिफरेंस है, शेयर कन्वर्टेबल नहीं होते हैं, इक्विटी शेयर स्पेसिफिकली, और डिवेंचर क्या होते हैं, दे आर कन्वर्टेबल। तो अगर डिफरेंस आपके एग्जाम में आएगा तो आप उसे आराम से हैंडल कर सकते हैं। चलिए अब जरा लेके चलते हैं डिवेंचर्स की टाइप, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1 मार्कर क्वेश्चन आता है डिवेंचर की टाइप्स पे। सबसे पहले हमने बोला सिक्योर डिवेंचर, आप समझ पा रहे हैं, यूर कंपनी इज इशूइंग डिवेंचर, उसके बदले में क्या रख रही है, स्पेसिफिक फिक्स चार्ज या फ्लोटिंग चार्ज की कोई एसेट्स मॉर्गेज रख रही है। क्या लिखा है, Secured debentures refer to those debentures where a charge is created। क्या लिखा है, where a charge is created on these assets। अभी चार्ज का मतलब समझाया था ना। इन डिबेंचर को इशू करते समय आप अपनी कंपनी की कोई एसेट्स क्या कर देते हैं, मॉर्गेज करते हैं, इन्हें सिक्योर्ड डिबेंचर कहलाते हैं। और ये चार्ज क्या हो सकता है, फिक्स या फ्लोटिंग, दोनों हो सकता है। आप देख रहे होंगे आपके पास नोट्स में लिखा है, फिक्स फ्लोटिंग दोनों हो सकता है, ठीक है। A fixed charge is created on specific assets, whereas floating charge is created on general assets of the company। किसी में भी हो सकता है, अभी बताया था मैंने आपको स्पेसिफिक फिक्स वाला। अच्छा जी, fixed charge is created on those assets which are held by company to use in operation, not meant for sale। आपका प्लांट मशीनरी है, आपसे यूज करेंगे और क्या करेंगे, उससे अपना रेवेन्यू प्रोडक्शन करेंगे, उनको आप फिक्स चार्ज के रूप में ले सकते हैं। फ्लोटिंग चार्ज इन्वॉल्व ऑल एसेट्स, सारी की सारी एसेट्स को आप इन्वॉल्व कर लेते हैं, एक्सेप्ट जो ऑलरेडी आपने किसी और नाम पर मॉर्गेज करके, उनको तो नहीं ले पाएंगे ना आप। भाई आपके पास 50 एसेट्स हैं, 3 एसेट्स आपने किसी ऑलरेडी किसी दूसरे लेंडर के अगेंस्ट कर रखी है, तो आउट ऑफ 43 एसेट्स आपकी फ्लोटिंग चार्ज की कैटेगरी में चली जाएंगी। सीधी सी बात है, अगर कोई फिक्स चार्ज के अंदर कवर है तो मैं दोबारा मॉर्गेज रख ही नहीं सकता ना, नहीं कर सकते ऐसा। तो चार्ज का मतलब पता चला, सिक्योर्ड का मतलब पता चला। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स डू नॉट हैव a specific charge on assets, however a floating charge may be created on these debentures by default। ये डिबेंचर जनरली इशू नहीं होते हैं, डिबेंचर अनसिक्योर्ड कैटेगरी। डिबेंचर को इसलिए क्या बोला जाता है, सेफ बोला जाता है, सेफ इन्वेस्टमेंट बोले जाते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताइए मुझे, क्या बिजनेस स्टडीज में जो चैप्टर है फाइनेंशियल मार्केट, हो गया किसी के स्कूल में तुम में से? नाइस, हो गया, दैट्स सो कूल। कहाँ हुआ, सुनो, हो गया। अब मुझे बताइए, डेट या इक्विटी विच इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस? डेट है ना या इक्विटी, कौन बोला इक्विटी? डेट इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। डेट में तो एक स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दे दिया फ्री हो गए। इक्विटी में तो सारा का सारा प्रॉफिट किसको देना पड़ेगा, शेयर होल्डर को। तो डेट इक्विटी में चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस डेट है। अच्छा सुनो, डेट इक्विटी और रिटेन अर्निंग्स में अब चीपेस्ट सोर्स कौन सा है, रिटेन अर्निंग। आपका अपना पैसा जैसे मर्जी यूज करो, कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना है, रिटेन अर्निंग होता है। डेट और इक्विटी में क्या होता है, डेट हमें हमें देख सुनने में लगता है डेट में इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन डेट जो होता है चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है एज कंपेयर टू इक्विटी।
चलिए, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टेन्योर, एक डिवेंचर जो एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद रिडीमेबल है, रिडीम किया जाएगा, उन्हें बोला जाता है रिडीमेबल डिवेंचर्स। और ऐसे डिवेंचर जो कंपनी की लाइफ टाइम में कभी भी रिडीम नहीं किए जाएंगे, इनको बोला जाता है क्या, रिडीमेबल डिवेंचर्स। और सुनो बेटा, इसके लिए और टर्म है परपीचुअल डिवेंचर्स। क्या है टर्म? परपीचुअल डिवेंचर्स। परपीचुअल मतलब कभी ना खत्म होने वाला। याद है जब हमने इशू ऑफ शेयर की थ्योरी पढ़ी थी, परपीचुअल एग्जिस्टेंस की बात करी थी। कंपनी के सारे शेयर होल्डर मर जाए एक को छोड़कर तो भी कंपनी चलेगी। कंपनी नेवर एंडिंग पर्सन है, परपीचुअल एग्जिस्ट। तो ये कौन सा डिवेंचर है? परपीचुअल डिवेंचर्स। सीयूटी में क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज परपीचुअल डिवेंचर्स, नाम दे देंगे चार पांच। अब जिसे पता ही नहीं होगा वो क्या करेगा? तो ये क्या होता है, कंपनी का अंडरटेकिंग देती है, और जब कंपनी वाइंड अप होने वाली होगी तभी पैसा इसका वापस जाएगा। इसे परपीचुअल डिवेंचर्स बोलते हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कन्वर्टेबिलिटी, those debentures can be converted into a new class of shares, equity preference या debentures, convertible। और जो कन्वर्टेबल नहीं होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन कन्वर्टेबल बोलते हैं। अभी बारी आई आपके पास कूपन रेट पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी समझाया था। स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर्स, ये नॉर्मल डिबेंचर्स है। 10%, 20%, 50%, 30%, 12%, ये क्या है आपके? नॉर्मल डिबेंचर्स हैं। तो these debentures are issued with a specified rate of interest which is called coupon rate. The specified rate either fixed or floating, फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट इज यूजली टैग्ड विद द बैंक रेट। आपने डिवेंचर इशू कर दिया, आपने बोला 10% रेट है, फिक्स रेट हो गया। आपने डिवेंचर इशू किया और आपने बोला जो बैंक रेट मार्केट में चल रहा होगा हम उतना ही इंटरेस्ट देंगे आपको। जब आपने डिवेंचर इशू किया मार्केट में 6.75% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, ठीक है जी। अब आपने क्या किया, जब आप 4 साल बीत गए और आपने डिवेंचर 5वें साल में देना, 4 साल में जो बैंक रेट बढ़कर कितना हो गया, 9.05 हो गया, देन यू हैव टू गिव इंटरेस्ट, उसे फ्लोटिंग। तो तुम बोले थे ना फिक्स फ्लोटिंग, यहाँ वो चीज आई है। बैंक रेट फिक्स मतलब आपने बैंक से टाई अप कर लिया कि भाई मैं ये लोन ले रहा हूँ, इस पे मैं 12% इंटरेस्ट ही दूंगा, चाहे रेट 6% जाए चाहे रेट 15% जाए, ऐसा करके। फ्लोटिंग में जो मार्केट में प्रिवेल कर रहा होगा। मैंने जब होम लोन लिया पिछले साल फैब में, तो 6.75%, और अब 9.05%। बहुत पहले मैंने एक लोन लिया था, 12% फिक्स कर दिया था, एचडीएफसी के साथ फिक्स था वो। तब मार्केट में रेट जो चला था 7 चल रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 12% से कभी बढ़ा ही नहीं, नुकसान मेरा। लेकिन क्या होता है, फिक्स रेट में देर इज नो चेंज इन ईएमआई, एवरीथिंग इज सेम, और एक सेम ईएमआई रहती है। लेकिन आपकी क्या होती है, इनकम तो बढ़ती है। शुरू शुरू में महंगा लगा था, बाद में वो सस्ता लगने लग गया और खत्म हो गया। तो फिक्स में आपको माइंड सेट होता है कि इतना ही जाएगा। फ्लोटिंग में तो क्या होगा, जैसे जैसे रेट बढ़ेगा आपका इंटरेस्ट, या तो आप क्या कर लीजिए, नंबर ऑफ ईएमआई बढ़ा लीजिए, बैंक आपको ऑप्शन देता है, या तो नंबर ऑफ ईएमआई बढ़ाइए या फिर अमाउंट बढ़ा दीजिए, ईएमआई का अमाउंट बढ़ा दीजिए। ऐसा करके ईएमआई का अमाउंट बनाना ज्यादा अच्छा रहता है बजाय कि आप नंबर ऑफ ईएमआई बढ़ाएं। तो चलिए, और जीरो कूपन रेट क्या हुआ? बॉन्ड है, जिन्हें क्या बोला जाता है, जिन्हें डीप डिस्काउंट भी बोला जाता है। क्या हो रहा है ये डोंट कैरी अ स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट, compensate the investor, such debentures are issued at a substantial discount, difference between nominal value and issue price is treated as the amount of interest। और मैंने बोला था कौन सा इंटरेस्ट बोलते हैं इसको, कौन सा इंटरेस्ट बोलते हैं इसे? नोशनल इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ डिबेंचर्स हैं क्या, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। ये वो डिबेंचर्स होते हैं जिनका नाम, पता, एड्रेस वेड्रेस सब क्या करते हैं, कंपनी अपने पास पूरा रिकॉर्ड रखती है। अगर ये डिबेंचर बिकेंगे, यू हैव टू नोटिफाई द कंपनी, ताकि कंपनी इन डिबेंचर को किसी दूसरे के नाम पे चढ़ा सके। रजिस्टर्ड होते हैं, क्या लिखा है, registered debentures are those debentures in respect of which all details including name, address and particular of holding debenture holder entered into registered capital by the company। Such debentures can be transferred only by executing a regular transfer deed। अच्छा, कभी सुना है पेरेंट्स बोलते हैं हमने घर खरीद लिया अब रजिस्ट्री करानी है इसकी? सुनो क्या बोलते हैं पेरेंट्स, हमने घर खरीद लिया अब हमें इसकी क्या करानी है, रजिस्ट्री करानी है। अभी रजिस्ट्री क्या हुआ भाई? रजिस्ट्री का मतलब ये हुआ कि घर जिसके नाम पे था उसके साथ आपकी एक ट्रांसफर डीड बनेगी। बोला ट्रांसफर डीड बनेगी, वो ट्रांसफर डीड जो होगी स्टैम्प पेपर पे बनेगी, उसको एडवोकेट बनाएगा। वो ट्रांसफर डीड आप हाँ सबमिट करेंगे, रजिस्ट्रार ऑफिस के पास सबमिट करेंगे, नोएडा में अगर कोई है यहाँ आसपास सेक्टर 31 में, वहां सबमिट करेंगे। फिर वो रजिस्ट्रार ऑफिस उसको वेरीफाई करेगा, 3 दिन 4 दिन बाद आपको टाइम देके कि भाई इस दिन दूसरी पार्टी को लेके आ जाओ, हम क्या करेंगे। फिर क्या करते हैं,
वहां जब पहुंचेंगे आप, दूसरी पार्टी भी होंगे, आप भी होंगी, और सारे डॉक्यूमेंटेशन करेगा, और रजिस्ट्रेशन की फीस लेता है, अथॉरिटी फीस लेते हैं, अच्छा खासा पैसे लेते हैं। 4 लाख, 5 लाख, 11 लाख, 20 लाख, 50 लाख, डिपेंड करता है आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, उसके हिसाब से लेते हैं पैसा। रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स है रजिस्ट्रेशन। तो इसका क्या फायदा होता है? अब आपने प्रॉपर रजिस्ट्री करा ली नोएडा अथॉरिटी में, वहां से भी और इधर भी रजिस्ट्रार ऑफिस के पास। पहले रजिस्ट्रार ऑफिस में से रजिस्ट्री होती है, फिर उसकी डॉक्यूमेंटेशन आपको नोएडा अथॉरिटी के अंदर जमा कराना पड़ता है, ऐसा करके। और वहां आपकी फाइल बनी होती है, हर प्रॉपर्टी की एक फाइल बनी होती है, जमा हो जाता है। हमारे देश में तो फाइल बनती है, यूएस में ना बार कोड होते हैं। बार कोड देखिए आपने, हर प्रॉपर्टी का बार कोड होता है। आप अपने स्कैनर से स्कैन करिए, और आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, प्रेजेंट ऑनर कौन है, कितनी बार बिकी है, क्या मार्केट वैल्यू, हर चीज होती है। तो जैसे देखा होगा ना एमआरपी वगैरह, उस तरह से आपका बार कोड में आपका जो गवर्नमेंट प्राइस है वो लिखा रहता है। आप स्कैन करिए, गो एंड नेगोशिएट। आप आप उस प्रॉपर्टी को उसके रेट से कम पे खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, लेकिन टैक्स आपको वो जो बार कोड में प्राइस उसी के हिसाब से देना पड़ेगा। तो आपने देखा होगा, जब लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो क्या बोलते हैं, भाई कुछ ब्लैक ले लो, कुछ व्हाइट ले लो। समझ रहे क्या होता है ब्लैक एंड व्हाइट? ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब यही होता है, जो रजिस्ट्रेशन प्राइस है, जैसे मान लीजिए आपका घर 5 करोड़ का है, लेकिन नोएडा अथॉरिटी के सर्कल रेट के हिसाब से उसकी वैल्यू सिर्फ 3 करोड़ है। 3 करोड़ का 10% मान लो 30 लाख रुपीज आपको रजिस्ट्री देना पड़ेगा। अब आप उस घर को 6 करोड़ में खरीद रहे हो, खरीद लिया आपने तो घर, लेकिन एक्चुअल वैल्यू तो 3 करोड़ है। तो मालिक क्या कहता है, भाई 3 करोड़ कैश दे दे, 3 करोड़ का ऑनलाइन ट्रांसफर कर दे। अब आपने अगर 5 करोड़ में उस घर खरीदा, तो 5 करोड़ का 10% कितना, 50 लाख देना पड़ेगा ना आपको, तो 20 लाख एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। उसको बचाने के चक्कर में लोग क्या करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट के चक्कर में चलते हैं फिर। दिस हैपेंस, इट्स अ रियलिटी। ठीक है जी। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स वो डिबेंचर जिनकी पूरी डिटेल किसके पास होती है, कंपनी के पास होती है। अगर ये बिकेंगे तो ट्रांसफर डीड से बिकेंगे। जब वो ट्रांसफर डीड आप जमा कराएंगे कंपनी के पास, तब जाके कंपनी उनको आपके नाम पे ट्रांसफर करेगी, और तब आप लेजिटिमेट ओनर बनेंगे। अदरवाइज इंटरेस्ट पुराने वाले होल्डर के अकाउंट में जाता जाएगा, आपको ठेंगा नहीं मिलेगा। गॉट इट? तो कुछ लोग क्या करते हैं, घर खरीद लेते, रजिस्ट्री नहीं कराते, फंस जाते हैं वो। आई नो वन पर्सन इन माई सेक्टर, उसने घर खरीद लिया, आज कराऊंगा कल कराऊंगा, कोरोना में उसकी डेथ हो गई। जिस बंदे ने उसको घर बेचा था, उसने अब रजिस्ट्री करने से मना कर दिया, करे उसी को लाओ, उसी के नाम पे करूंगा मैं। और उसको कहाँ से लाए, वो तो भगवान को प्यारा हो गया, फंस गया बेचारा, लूट लिया उसके परिवार वालों को, नहीं हुआ घर उनके नाम पे ट्रांसफर। तो एज सुन एज यू परचेज अ प्रॉपर्टी, गेट इट रजिस्टर्ड इन योर नेम, दैट्स अ वाइज डिसीजन। टेक सम अमाउंट ऑफ मनी, लेकिन करवा लीजिए, वरना सरकार, अब आपने रजिस्ट्री तो कराई नहीं, सरकार की नजरों में तो बिका ही नहीं वो। बिका नहीं तो क्या हुआ, आपने एक डॉक्यूमेंट बना दिया एग्रीमेंट टू सेल करके, स्टैम्प पेपर पे 100 रुपए की, उसकी कोई औकात ही नहीं होती है, जितना मर्जी बना लो। ऐसे फंसते हैं लोग। अब आता है बेरर डिबेंचर्स। जरा समझें बेरर क्या होता है। क्या किसी के पास शॉप, अच्छा मेरे पास है, अब बाई चांस आई हैव सम मनी, अजी जरा इसमें पढ़ो क्या लिखा हुआ है, इसमें पढ़ना जरा क्या लिखा हुआ है। देखो ये 500 रुपये का नोट है, इसपे हमारे कौन है यहाँ पर, ये हमारे पास है उर्जित पटेल लिखा हुआ साइन है। पढ़ो जरा क्या लिखा है, जोर से पढ़ना। अरे कोई बात नहीं, कोई बात, ठीक है ठीक है ठीक है। आई प्रॉमिस, बोलो। बेरर शब्द आया है यहाँ पर, ठीक है। अभी ये नोट मेरे पास था, मैं इसका मालिक था, आज इनके पास चला गया, कौन मालिक है, ये मालिक है, पड़ोसी के पास दीजिए, अब ये मालिक हो गए। मतलब आई प्रॉमिस टू पे द बेयर, बेयर मतलब द होल्डर, मैं इसको दे दूंगा, ठीक है, ये कहलाएगा मालिक। बेयर डिबेंचर ऐसे होते हैं, इसके पास डिबेंचर, वही मालिक, उनका नाम रजिस्ट्री वस्ट्री है। ये तो मार्केट में क्या होता है, छुट्टे सांड की तरह बिकते हैं, कल इसके पास, कल इसके पास, कल इसके पास, जैसे शेयर्स होते हैं, बिकते चले जाते हैं। गॉट इट? लेकिन शेयर क्या होता है, डीमैट अकाउंट की फॉर्म में। जब से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हुआ है, तब से क्या हो जाता है, आप जब ट्रांसफर करते हैं ना उनका, कंपनी के पास ऑटोमेटिकली अपडेट पहुंच जाते हैं, और सॉफ्टवेयर बने हुए होते हैं। ठीक है जी। तो पहले जमाने में क्या होते थे, शेयर डिबेंचर के पीछे, अगर मैं आपको फिजिकल शेयर दिखाऊं ना, उनके पीछे ऐसे रेक्टेंगुलर बॉक्सेस बने रहते हैं, एक पार्टी पे ट्रांसफर, दूसरी पार्टी पे ट्रांसफर, तीसरी पार्टी पे ट्रांसफर, ऐसे चलता था। अब तो डीमैट सिस्टम है, आपके डीमैट अकाउंट से मेरे डीमैट अकाउंट में, मेरे से किसी और के में, किसी और के में, बट देयर इज ए इलेक्ट्रॉनिकल ट्रायल, पूरी चेन पता होती है किस किस के पास होते हुए गए हैं। सेम हैपेंस विद प्रॉपर्टी, एक बार बिकी, 2 बार बिकी, 3 बार बिकी, जब वो फाइल होती है ना नोएडा अथॉरिटी में, पूरी डिटेल होती है, पहला ओनर कौन, दूसरा ओनर कौन, तीसरा ओनर कौन, ऐसे चलता है। यूएस ने उस झंझट को हटा दिया, उन्हें स्कैन करा और बार कोड की फॉर्म में चिपका दिया। अब आप डिजिटल फॉर्म में देख लीजिए। मतलब अभी हमारे देश में क्या होता है,
प्रॉपर्टी के फिजिकल कागज लेके जाना पड़ता है हर जगह पे। वो कागज पुराने गल जाए, फट जाए, फिर परेशानी खड़ी होती है। यूएस में वो झंझट नहीं है। हमारा देश भी बढ़ रहा है उस तरफ डायरेक्शन में, पर हमारे यहाँ पर चीजें कितनी सारी होती हैं। तो ये क्या था? ये नोट जो है क्या है? अब बेरियर इंस्ट्रूमेंट है ये। अगर कोई व्यक्ति इस नोट के बराबर कुछ देने से मना करता है, आप आरबीआई के इस समय के गवर्नर के पास जाइए, बोलिए भाई पकड़ अपना 500, मुझे इसके बदले में कुछ दे। देगा आपको। जनरली क्या देगा आपको? गोल्ड के बराबर कुछ गोल्ड का अमाउंट देगा आपको। गोल्ड रिजर्व के अगेंस्ट करेंसी इशू होती है। क्या बोले? हाँ। क्या हुआ? भाई मैं क्या करूं? जाली नोट थोड़ी है ये। 500 के नोट बंद थोड़ी हुए हैं। मतलब हमें क्या करना है जान के? विल विल अरे सुनो, विल इट नॉट बी कंसिडर्ड एज अ लीगल टेंडर? नहीं होगा। फिर क्या बतला है? अच्छा, उर्जित या मनमोहन सिंह ने साइन करा, हमें क्या करना? 100 के नोट अभी भी चलते हैं, उनमें मनमोहन सिंह के साइन होते हैं। चलता है वो अभी भी। 100 करोड़ मनमोहन सिंह जी के जमाने का। चलिए ठीक है, आगे देते हैं। गैलरी बाद में देख लेना बेटा, थोड़ा पढ़ लेते हैं। आगे चलें। लेट्स मूव फर्दर। चलिए, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, व्हाट इज या क्या होता है नेक्ड डिबेंचर्स? नंगा पुंगा डिबेंचर। नेक्ड डिबेंचर क्या होते हैं? नेकेड बोलेंगे, नेक्ड बोलेंगे? नेकेड। नेकेड डिबेंचर्स क्या होते हैं? मतलब बोलो। नहीं पता चल रहा? फिगर थोड़ा स्क्रॉल करो आगे, थोड़ा स्क्रॉल करो आगे। एक फ्लो चार्ट दिखेगा आपको। स्क्रॉल करिए आगे। फ्लो चार्ट के अंदर सारी टाइप्स हैं। पहली टाइप है सिक्योर्ड या मॉर्गेज डिबेंचर। दूसरी है अनसिक्योर्ड या नेकेड डिबेंचर्स। ठीक है? ये मतलब वस्त्र विहीन नहीं है कोई व्यक्ति। ये डिबेंचर है जो क्या है? रजिस्टर्ड नहीं है। उसको बोलते हैं क्या? नेक्ड नेकेड डिबेंचर्स। रिडीमेबल, परपेचुअल इरिडीमेबल, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, फुल्ली कन्वर्टेबल, पार्टली कन्वर्टेबल, कूपन रेट, जीरो कूपन रेट या डीप डिस्काउंट रेट बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपको। और स्पेसिफिक रेट। रजिस्टर्ड डिबेंचर या अनरजिस्टर्ड डिबेंचर या बेरर डिबेंचर। ये डिबेंचर की क्या थी? टाइप्स थी। ठीक है जी। चलिए, आइए जरा थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। अब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। थ्योरी में जितनी चीजें थी वो हमने डिस्कस करी। डिबेंचर ट्रस्ट डीड। देखिए, जितने भी डिबेंचर आप इशू करेंगे, वो डिबेंचर जो होता है उसको हम लोग किससे इशू करते हैं? डिबेंचर जो इशू करते हैं आप लोग। हाँ। हाँ, कोई बात नहीं। मैं ये आपको ये नहीं सिखा रहा, क्विज और गेम्स वगैरह नहीं सिखा रहा। डिबेंचर्स अगर इशू होते हैं, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस सब एक डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन होती है, जिसे कहते हैं डिबेंचर ट्रस्ट डीड। जैसे पार्टनरशिप डीड होती है। पार्टनरशिप की टर्म्स एंड कंडीशन किसके अंदर मेंशन होती है? पार्टनरशिप डीड में। तो ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटिंग टू इशू ऑफ डिबेंचर इज कंटेन्ड इन अ डॉक्यूमेंट, जिस डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? प्रिंटेड इन अ डॉक्यूमेंट, जिसे कहते हैं हम लोग डिबेंचर ट्रस्ट डीड। ठीक है जी। अच्छा, अब वो सिलेबस के बाहर हो गया चीज वैसे। हु कैन बी अ ट्रस्टी फॉर डिबेंचर ट्रस्ट डीड? आपने देखा होगा आजकल खबर आती है, अयोध्या में श्री राम मंदिर की तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही है। प्राइम मिनिस्टर जी उसका इनॉग्रेशन करके भी आए बीच में अभी। एंड बिफोर 2024 इलेक्शन वो चाहते हैं कि क्या, हम उसको एज अ, है ना, 224 से हम उसको क्या करें, एज अ शो करें कि भाई हमारी एक अचीवमेंट है। ओके। अच्छा, राम मंदिर का जो निर्माण हुआ, उसमें सरकार ने पैसा नहीं दिया। बहुत स्मार्टली करा उन्होंने काम। क्योंकि अगर गवर्नमेंट से पैसा लेते तो कहते गवर्नमेंट तो सेकुलर है जी, मस्जिद के लिए नहीं देते, चर्च के लिए नहीं देते, मंदिर के लिए क्यों पैसे दे रहे हैं? तो उन्होंने क्या माना है? राम मंदिर निर्माण समिति बनाई एक, राम मंदिर, और पता नहीं एक क्षेत्र करके बोला था, मैंने भी दिया था उसमें चंदा। सब लोगों ने दिया, बहुत लोगों ने दिया। गॉट इट? तो राम मंदिर तीर्थ निर्माण क्षेत्र बनाया। एंड दे अपील टू द कॉमन मासेस
कि भाई आप दीजिए। जरूरत थी कितनी? करीब करीब 600 करोड़ की। पैसा पता है कितना है अभी तक? मोर देन 2000 करोड़ रुपीज आ चुका है, मोर देन 2000 करोड़ रुपीज। लेकिन सरकार ने एक सपोर्ट किया, तो उसके अंदर जो पेमेंट करी किसी ने, उस पेमेंट को इनकम टैक्स की एटीसी के अंदर एग्जम्पशन की कैटेगरी में डाला। तो लाइक, आई हैव डोनेटेड, आई हैव नॉट टेकन एनी एग्जम्पशन। देयर आर मेनी पीपल हु हैज नॉट टेकन एग्जम्पशंस। श्रद्धा की थी लोगों ने, मतलब बनारस से दूर दराज में इतनी सारी स्टोरीज आई। देयर वाज अ ओल्ड लेडी जिसके पास रहने खाने के लिए कुछ नहीं था। उसने भी कम से कम, मतलब मेरे ख्याल से कांपते हाथों से जो वॉलेंटियर आते थे ना, 50,000 रुपए डोनेट करे उसने। कह रहे मेरी तो जन्म की इच्छा थी कि मैं राम मंदिर देखूं, ऐसा करके। एनीवे, नाउ देयर इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन अयोध्या। अगर किसी के पेरेंट्स अमीर हो, अयोध्या में जो अपार्टमेंट्स वगैरह बन रहे हैं भाई, खरीद लो जाके, क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे वहां पर। गोवा से ज्यादा लोग आएंगे वहां पर। रहने के लिए जगह तो चाहिए होती है, रेंट पे चढ़ेंगे भयंकर तरीके से। जैसे हरिद्वार जाइए आप जरा, छोटे छोटे कमरे, छोटे छोटे, हर जगह धर्मशालाएं और हर जगह रेजिडेंशियल बने हुए हैं। और सीजन में अच्छा खासा किराया है। हरिद्वार तो लोग सीजन में जाएंगे ना, अयोध्या तो सीजन में नहीं जाएंगे ना, हमेशा जाएंगे। इट्स एन वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। चलिए, लेट्स कम टू द पॉइंट। तो वो ट्रस्ट जो बनाया गया, उस ट्रस्ट का क्या, उसके ट्रस्टी अपॉइंट करे गए। उन ट्रस्टीज का काम क्या होता है? फंड देखना, परमिशन लेना, ये सब चीजें करके और उस मंदिर का निर्माण कराना। डिवेंचर ट्रस्ट डीड भी बिल्कुल उसी तरह की होती है। और ट्रस्टी कौन होते हैं? दे दे मस्ट नॉट बी रिलेटेड टू द कंपनी। दे मस्ट नॉट हैव एनी प्यूनिटिव, प्यूनिटिव का मतलब जानते हो, मॉनेटरी रिलेशनशिप। वो नहीं होना चाहिए कंपनी के साथ। उन लोगों को ट्रस्टी बनाया जाता है और वो ट्रस्ट डीड को एग्जीक्यूट करते हैं। टर्म्स, कंडीशन, इशू, डिस्काउंट, पार, प्रीमियम क्या होगा, सारी चीजें वो डिसाइड करते हैं। तो डिबेंचर ट्रस्ट डीड वो डॉक्यूमेंट होता है। चलिए, इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है? एक्चुअली हम प्रैक्टिकल आस्पेक्ट से किन किन चीजों को कवर करेंगे, आइए देखें जरा। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, इसमें हम क्या क्या सीखेंगे देखेंगे जरा। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश, ये दो तरह से होता है। एक ऑर्डिनरी तरीके से कि भाई क्या कर दिया ऑर्डिनरीली, ये मैं अपना, इसमें डिबेंचर आपने एट पार पे इशू किया, एट प्रीमियम पे इशू किया और एट डिस्काउंट पे इशू किया। और ये होता है क्या? इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से 3 नंबर का तुम्हारे स्कूल में आया था एग्जाम में क्वेश्चन, इसमें से आया था कितने नंबर का? हम्म, तो हाँ, 30 मार्क्स चैप्टर तो 3 नंबर का क्वेश्चन 100% आने के चांस बनते हैं और आता है। इशूड एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, तीनों पॉसिबिलिटी होती है। इसके बाद रिडम्पशन की वैल्यू आती है, हम बाद में बताएंगे। तो मतलब कैश में आप नॉर्मल तरीके से इशू कर सकते हो, रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। जब आपके क्वेश्चन में लिखा रहे कि दीज डिबेंचर्स आर इशूड एट पार, 100 रुपए का डिबेंचर 100 में इशू हुआ, खत्म, तो वो ऑर्डिनरीली हो गया। लेकिन 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए में इशू हुआ और रिडम्पशन उसका 100 में या 120 में हुआ, तो ये कैटेगरी बन जाती है। और जनरली डिबेंचर इस तरह से इशू होते हैं, उस तरह से मजाक है। अच्छा, फिर हम क्या कर रहे हैं? इशू ऑफ डिबेंचर्स एज अ कोलेटरल, एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। इसका क्वेश्चन आया था कोलेटरल सिक्योरिटी का, बोलिए। हाँ, कोलेटरल सिक्योरिटी में। और कितना आसान है, मतलब बिल्कुल मजाक है। पढ़ो, देखो क्वेश्चन, देखो और हो जाता है, कितना आसान है। एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है जी। कोलेटरल सिक्योरिटी में जनरली हम पार प्रीमियम पार ही लेके चलते हैं, डिस्काउंट और वो प्रीमियम वगैरह नहीं होता है। हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फॉर कंसिडरेशन, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जो हमने इशू ऑफ शेयर्स में भी पढ़ा था, कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये कैसे हो सकता है देखिए जरा। फॉर परचेजिंग, परचेजिंग या एक्वायरिंग एसेट, कोई एसेट खरीद लिया आपने। फॉर एक्वायरिंग अ बिजनेस, बिजनेस खरीद लिया आपने।
क्या अपने टू प्रोमोटर्स को भी इशू कर सकते हैं आप, और टू किसको इशू कर सकते हैं आप, अंडर राइटर्स को। अच्छा, इसमें आपको केसेस मिलेंगे, कैसे होगा, एट पार पे मिलेगा, एट प्रीमियम पे मिलेगा इशू करना, और एट डिस्काउंट पे भी जाएगा। इस पर भी आप क्या कर सकते हैं, एट पार पे, एट प्रीमियम पे, और एट डिस्काउंट पे जाएगा, ऐसा करेंगे। प्रमोटर और अंडर राइटर को जनरली पार पे देते, प्रीमियम बोलते तो कोई परेशानी नहीं है। ये आपका एक ब्रॉड फ्लो चार्ट है जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, इसके अलावा हम पढ़ेंगे टॉपिक, एक टॉपिक और पढ़ेंगे, उसका नाम होगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। एक और टॉपिक पढ़ेंगे, राइटिंग ऑफ लॉस, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। इतने टॉपिक हमें पढ़ने हैं। गॉट इट। अच्छा, एक और चीज समझिए, डिबेंचर्स जो होते हैं, डिबेंचर्स थोड़ी छोटी सी चीज है, वो मैंने दूसरे बैच को नहीं बताया, आपको बता रहा हूँ। डिबेंचर्स जनरली किस कैटेगरी में जाते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज में डिबेंचर कहाँ जाते हैं, डिबेंचर की कैटेगरी क्या होती है, जरा बैलेंस शीट में अगर डिबेंचर दिखाएंगे तो कहाँ दिखाएंगे, नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पार्ट बनते हैं। ये डिबेंचर कहाँ दिखाए जाते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पार्ट बैलेंस शीट में बना के दिखाते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर। ठीक है जी। कब, जब डिबेंचर इशू होते हैं ऑपरेटिंग साइकिल या 12 मंथ के बियॉन्ड। एक डिबेंचर आपने 1 साल से ज्यादा के लिए इशू कर दिया, देखो एक बात समझना, एक बिजनेस स्टडीज में जो पढ़ा है ना बचपन में, वो गलती करता है। बिजनेस स्टडीज में पढ़ा था कि ऐसा लोन जो 1 साल से कम का हो उसे कहते हैं हम शॉर्ट टर्म, 1 से 5 साल को कहते हैं मीडियम टर्म, और 5 से ज्यादा को कहते हैं लॉन्ग टर्म। अकाउंटिंग में ऐसा नहीं है, अकाउंटिंग में या तो शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म को बोलते हैं करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म को बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। 1 साल से पहले पहले विदिन ईयर अगर आपको पे करना है या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर पे करना है, वो कहलाएगा करंट लायबिलिटी। और 12 महीने या ऑपरेटिंग साइकिल के बियॉन्ड, अब चाहे 4 साल, 20 साल, 50 साल हो, उसको कहते हैं नॉन करंट। डिबेंचर नॉन करंट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर ये शो होता है। दिस इज वन थिंग। अगर कोई डिबेंचर 1 साल से कम की टाइम के लिए इशू हो, कोई डिबेंचर 1 साल से कम टाइम के लिए इशू हो, तो किस कैटेगरी में जाएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। कहाँ जाएगा, करंट लायबिलिटीज में, और कहाँ दिखाया जाएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर। करेक्ट जी। अच्छा, अब एक चीज सुनिए, डिबेंचर्स कब, लॉन्ग टर्म वाले डिबेंचर करंट लायबिलिटी के अंदर कब दिखते हैं, जरा मैं एक चीज बताऊं। आपने 1/4/2020 को डिबेंचर इशू किया, 50,000 डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर ये इशू करे, और सुनो, इसका रिडम्पशन कब से शुरू हो रहा है, 31 मार्च 2023 से इसका रिडम्पशन हो रहा है। इस साल आप क्या करेंगे, 20,000 डिबेंचर रिडीम करेंगे। 31 मार्च 2024 को आप करेंगे 10,000 डिबेंचर रिडीम, और 31 मार्च 2025 को आप करेंगे 20,000 डिबेंचर रिडीम। कुल 50,000 डिबेंचर रिडीम हो गए। अब जरा समझना बच्चे, 1 अप्रैल 20 से लेकर तब तक, टू 31 मार्च 2021 तक, ये 50,000 डिबेंचर किस कैटेगरी में शो होंगे, लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर। एवरीबडी इज ओके, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद देखिए, 1/04/2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक किस कैटेगरी में शो होंगे ये, लॉन्ग टर्म बोरिंग। नहीं, नहीं। क्या रीजन है, इसमें से 30,000 जो है वो लॉन्ग टर्म बोरिंग में जाएंगे, और जो 20,000 है वो कहाँ चले जाएंगे, अदर करंट लायबिलिटी में। और क्या बोलेंगे उसको, करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। क्या बोलेंगे उसको, करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट बोलेंगे। मतलब डिवेंचर का वो पोर्शन जो ड्यू है रिडम्पशन इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, इस फाइनेंशियल ईयर में उनको क्या डालेंगे, करंट लायबिलिटी के अंदर डाल देंगे। ये चीज ध्यान रखना जब हम रेशियो एनालिसिस पढ़ेंगे। रेशियो एनालिसिस में पता क्या आता है, करंट रेशियो बोलते हैं और पूछते हैं शो द इफेक्ट रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। बच्चे के दिमाग में होता है डिवेंचर का रिडम्पशन तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है ना, लॉन्ग टर्म डेट कम हुए, ना करंट असेट में फर्क, ना करंट लायबिलिटी में फर्क।
भाई पैसा चला गया तो करंट एसेट्स कम हो गई, करंट लायबिलिटी फर्क नहीं पड़ा, वहीं गलती कर जाते हैं। डिबेंचर अगर रिडीम हो रहे हैं तो इसका मतलब उस फाइनेंशियल ईयर में क्या थे, वो तो करंट लायबिलिटी थे। बोला ना, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, इसका ध्यान रखेंगे। जो डिबेंचर अगले फाइनेंशियल ईयर में रिडीम होने वाले हैं उनको इस फाइनेंशियल ईयर में, आज की फाइनेंशियल ईयर में करंट लायबिलिटी बोला जाता है। करंट लायबिलिटी के अंदर जाते हो किसके अंदर, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट बोला जाता है उनको। और जो उस पर इंटरेस्ट है वो भी करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट बोला जाता है। अपनी बुक खोलिए जरा एक बार, आपको दिखेगा लिखा हुआ यहाँ पर, ये लिखा पेज नंबर 9.4 में है। व्हेन द लॉन्ग टर्म बोरोइंग नॉन करंट लायबिलिटी डिबेंचर कब होते हैं, जब वो एक फाइनेंशियल ईयर ऑपरेटिंग साइकिल के बियॉन्ड होते हैं। डिबेंचर शॉर्ट टर्म बोरोइंग करंट लायबिलिटी कब होते हैं, जब वो एक साल के अंदर अंदर इशू होते हैं। और डिबेंचर व्हेन करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, डिबेंचर कौन से वाले, लॉन्ग टर्म बोरोइंग वाले करंट लायबिलिटी के अंदर कब आते हैं, जब उनका रिडम्पशन अगले फाइनेंशियल ईयर में होने वाला होता है। इस फाइनेंशियल ईयर में हम क्या करते हैं, उनको किस कैटेगरी में डाल देते हैं। अब आप देखिएगा, 30,000 लॉन्ग टर्म बोरोइंग की कैटेगरी में चले गए, 20,000 किस में चले गए, करंट में, और 20,000 का रिडम्पशन हो गया। अब बचे 10,000 आपके। आउट ऑफ 30 लॉन्ग टर्म बोरोइंग में कितने रहेंगे, 20, और करंट लायबिलिटी में कितने चले जाएंगे, 10,000। ठीक है, 10,000 का रिडम्पशन अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या हो जाएगा, पूरे के पूरे 20,000 डिबेंचर किसके अंदर चले जाएंगे, करंट लायबिलिटी का पार्ट बन जाएंगे, और लॉन्ग टर्म में कुछ भी नहीं रहेगा। ये जो डिटेल में बता रहा हूँ, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में अच्छे से काम आती है। ये जब हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं तब काम आती है। अदरवाइज ये अगले चैप्टर का पार्ट है जो आपके सिलेबस में सीबीएसई में नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है, लेकिन है चैप्टर वो चैप्टर मतलब प्राण घातक चैप्टर है वो वाला, अगले वाला। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर ऑल टाइम डिफिकल्ट माना जाता है। जब आप ग्रेजुएशन करेंगे ना बीकॉम ऑनर्स, उसमें अच्छे से रगड़ाई होगी आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में। हाँ उसमें है ये। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आइए, अब मैं आपके सामने एक छोटा सा कंसेप्ट लेके चल रहा हूँ, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर किसका, कैश का, कैसे कैश में इशू होता है उसको देखते हैं जरा, मेरे साथ साथ लिखिएगा। ओके, क्वेश्चन करें, लिखिए जरा। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each, केस 1 at par, केस 2 at 20% premium, केस 3 at 10% डिस्काउंट। और आपको बोला जनरल एंट्री बनाइए। आपने इश्यू ऑफ शेयर्स में लमसम वाला केस पढ़ा था, जहां सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन स्टेज पे आ जाता है, वो वाला पार्ट। तो देखिए, केस 1 लेके चल रहा हूं। पहली एंट्री, बैंक डेबिट, ध्यान से समझना। नंबर ऑफ डिवेंचर्स इनटू 100, भाई ये 100 इशू प्राइस होगा। हमेशा बैंक के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इशू प्राइस मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 10 लाख। टू, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, दिस विल बी ऑफ 10 लाख। क्या बोलेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, डन। नंबर 2, जैसे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट करते थे वैसे ही करना है। ये बाइफरकेशन में भी जा सकता है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल पे पैसा मिल सकता है। ठीक है जी, ऐसे भी हो सकता है। और सबसे मजेदार चीज पता है क्या, डिबेंचर में फोर फीचर नहीं होता। हाँ, मैंने, मान लो मैंने गनीर से क्या किया, 10 लाख का लोन लिया, इसने कहा सर 4 इंस्टॉलमेंट में दूंगी, पहले 2 लाख, फिर 3 लाख, फिर 2 लाख, फिर 3 लाख। इसने मुझे 2 लाख दे दिए, वंडरफुल। मैंने 3 लाख मांगे, इसने 3 लाख दे दिए, वंडरफुल। फिर मैंने इससे फिर 2 लाख मांगे, इसने दे दिए। और जब मैंने फाइनल कॉल मांगी इसने नहीं दिया, मैंने कहा जा गनीर तेरे डिवेंचर फोरफीट। ऐसा थोड़ी होगा, किसी के लोन को थोड़ी फोरफीट कर सकते हो आप, फोरफीचर यहाँ नहीं होता है। सबसे आसान चीज यही होती है। अब अगली एंट्री देखिए आप क्या करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, दैट विल बी ऑफ 10 लाख। थोड़ा स्पेस देखिए, 10% डिवेंचर कैपिटल, ठीक है जी, डिवेंचर कैपिटल अकाउंट, गॉट इट। कितना लिखेंगे आप यहाँ पर, 10 लाख। और सुनो, ये 10,000 इंटू हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो गया, गॉट इट। ठीक है जी।
दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। डिबेंचर के साथ कभी कैपिटल शब्द नहीं लगाएंगे। आपको क्या करना है, डिबेंचर लिखना है, कैपिटल नहीं लिखेंगे। कैपिटल लिखेंगे तो फिर वो शेयर वाला बन गया ना, मतलब फिर तो आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगा। परसेंटेज डिबेंचर इज अ लोन, कैपिटल मतलब इक्विटी, वो नहीं बोलेंगे। तो परसेंटेज डिबेंचर लिखेंगे and खत्म मामला। और क्या बोलेंगे, 10,000, 10% डिबेंचर्स वर अलॉटेड, खत्म, अलॉट कर दिया, फिनिश्ड। ये कौन सा केस बना आपके सामने, जब आपने क्या किया, केस 2 एट 20% प्रीमियम। अब मुझे बताइए, 100 रुपीज का डिबेंचर कितने में इशू होगा, 120 में, ज्यादा पे इशू होगा। तो इशू प्राइस क्या है आपका, लिख पाए नहीं लिख पाए इसे, हाँ इशू प्राइस 120 हो गया। तो केस 2 में पहली एंट्री, बैंक डेबिट, 10,000 इंटू 120, हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे इशू प्राइस के साथ, 12 लाख। टू, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितने से, 12 लाख से। नरेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, फिनिश। नंबर 2, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, 12 लाख से। अब बहुत ध्यान से देखना, टू, 10% डिबेंचर अकाउंट, 10,000 इंटू, हमेशा फेस वैल्यू से करेंगे मल्टीप्लाई, इट विल बी 10 लाख। जो एक्स्ट्रा आया उसे क्या बोलेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम, 10,000 इंटू 20 से मल्टीप्लाई, 2 लाख। ऐसे करते हैं, 10,000, 10% डिबेंचर्स आर अलॉटेड, फिनिश्ड, खत्म। हो गया इशू, प्रीमियम पे इशू हो गया। जैसे शेयर में करते थे वैसे ही कर रहे हैं, कुछ अलग थोड़ी कर रहे हैं हम लोग। बस बैंक के साथ हमेशा इशू प्राइस और डिबेंचर के साथ हमेशा फेस वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है। आगे चलते हैं थोड़ा सा, डिस्काउंट वाला पार्ट लेके चले। थोड़ा सा आगे चलूंगा, थोड़ा सा आगे, जो मजे मजे कर रहे हैं वो लुढ़क जाएंगे, ध्यान रखना। अभी तो बहुत बेसिक चीजें सीख रहे हैं, थोड़ा सा आगे चलेंगे अटक जाओगे। चलिए अब लेके चलते हैं क्या, डिस्काउंट वाला पार्ट, पेज 3, एट 10% डिस्काउंट। मुझे बताइए, इशू प्राइस क्या होगा, इशू प्राइस 90 रुपीज। यहाँ इशू प्राइस कितना था, पहली एंट्री, बैंक डेबिट, यू विल राइट 10,000 इंटू 90, सिर्फ 9 लाख। लोगों को बड़ा कंफ्यूजन लगता है, 100 से मल्टीप्लाई करें या 90 से। 90 हमेशा बैंक के साथ, issue price will always be multiplied with the bank. A percentage debenture will always be multiplied by the face value. Rest is the difference, maybe premium or maybe discount. Two, डिबेंचर, और हमेशा शेयर में भी पढ़ा था आपने, पैसा लेने वाली एंट्री में भी कभी प्रीमियम और डिस्काउंट नहीं आता है। तो मोटा मोटा दिमाग में बैठा ले, पैसा लेने वाली एंट्री में कभी भी नहीं आएगा प्रीमियम और डिस्काउंट, एडजस्टमेंट वाली एंट्री में आएगा। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितना, 9 लाख रुपीज से। तो क्या बोलेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब नंबर 2 एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, दैट विल बी ऑफ 9 लाख। थोड़ा स्पेस देके, 10% डिबेंचर, 10% डिबेंचर विल ऑलवेज बी मल्टीप्लाइड विथ व्हाट, 10,000 इंटू फेस वैल्यू से, दिस विल बी 10 लाख। एज अ रिजल्ट यू हैव अ लॉस। उस लॉस को क्या नाम दिया, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ 10% डिबेंचर डेबिट, कितने से, 1 लाख। कैसे निकाला ये 1 लाख, 10,000 इंटू 10 करके, ऐसे, 10,000, 10% डिबेंचर्स आर अलॉटेड, कर दिया अलॉट। अब जैसे ही आपके पास डिस्काउंट शब्द आ जाए, चाहे क्वेश्चन बोले ना बोले, मेक इट अ हैबिट। आपकी बुक में नहीं कर रखा है ऐसा, बट मैं बता रहा हूँ, इट्स ऑलवेज अ बेटर। आप ईयर एंड पे क्या करेंगे, इस डिस्काउंट को राइट ऑफ कर देंगे, राइट ऑफ करेंगे, कैंसिल करेंगे। किससे करेंगे, अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम है, सेक्टर सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 उससे करेंगे, वो नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से करेंगे। बढ़िया नींद आ रही है ना, अच्छी नींद आ रही है।
3, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे। डेबिट कितने से? 1 लाख से। 2, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ 10% डिबेंचर 1 लाख से। और क्या लिखेंगे? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ 10% डिबेंचर इज रिटर्न ऑफ फिनिश। हो गया, खत्म। ये डिस्काउंट में इश्यू होता है, प्रीमियम को राइट ऑफ नहीं करना होता। अगर किसी क्वेश्चन में प्रीमियम और डिस्काउंट दोनों आ जाए, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैं अभी जब कराऊंगा ना रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तब समझेंगे कैसा हो सकता है कैसा नहीं हो सकता। दिस इज डन। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। लिखिएगा फटाफट से। एक्स लिमिटेड इशूड, एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 10% डिवेंचर्स। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 10% डिवेंचर्स of rupees 200 each at 20% प्रीमियम। ठीक है, फुल स्टॉप। ठीक है, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 20,000 डिबेंचर्स। ठीक है, 5,000 एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड। नहीं, डिबेंचर्स वर इशूड ऑन प्रो रेटा बेसिस। बस ये प्रो रेटा बेसिस पर डिबेंचर इशू हो गए, आपको एंट्री करनी है। हाँ, सेम लॉजिक चलता है। करो ना, करो। 20 एप्लीकेशन मिली थी, प्रो रेटा बेसिस पर शेयर देने हैं, बढ़ा लीजिए आगे। रिजेक्टेड मैंने हटा दिया ना। आओ एंट्री। अब देखिए 200 का डिवेंचर कितने में इशू होगा? 240 में। इशू प्राइस, फेस वैल्यू। पहली एंट्री, बैंक डेबिट 20,000 इंटू 240। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 48 लाख। 2, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 48 लाख। हो गया। दूसरी एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 48 लाख से। 2, 10% डिवेंचर, वो कितने से होना है? 10,000 इंटू 100 से होना है, 10 लाख बनेगा। 2, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना बनेगा? 10,000 इंटू 40। क्या बोले? 48, क्या बोले? 10,000 इंटू, सॉरी, हाँ सॉरी, 200 है ना, तो 20 लाख बनना चाहिए। नाइस। 10,000 इंटू 40, 4 लाख बनना चाहिए। और 2, बाकी का क्या करेंगे भाई? रिफंड करेंगे, क्योंकि अलॉटमेंट होती तो आगे ले जाते, अलॉटमेंट तो है नहीं यहाँ पर। तो दिस इज वेरी सिंपल गेम ऑफ प्रोरेटा। वापिस करेंगे। कितना? नहीं, 24, 24 लाख। रिटर्न द मनी। कोई कोई ट्रिक नहीं छुपी थी, बेसिक क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो जब एप्लीकेशन अलॉटमेंट कंबाइन होती है तो कुछ बचता ही नहीं हमारे पास ऑप्शन। हम बोले ना कि कॉल तक ले जाएंगे, अलॉटमेंट के लिए कुछ है ही, कुछ जरूरत ही नहीं, कहाँ ले जाओगे तुम? कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास। अगर लिखा रहता एप्लीकेशन इतना अलॉटमेंट इतना, तो शायद हमारे पास पॉसिबिलिटी बनती। और वो तो केस ही नहीं था। इसको देख के लोग सोचते पता नहीं क्या क्या हो गया, कुछ भी थोड़ी हुआ, सिंपल सा केस था, सो इजी। गॉट इट? ठीक है जी। कैसे? सारा पैसा लमसम जा रखा है कि कॉल्स नहीं होगी ना? कॉल्स वाले क्वेश्चन करेंगे आगे चल के।
हाँ हाँ, हो तो बोला तो मैंने अभी थोड़ी देर मैंने बोला था ना। इससे मैंने कुछ पैसा एप्लीकेशन पे लिया, कुछ अलॉटमेंट पे, कुछ फर्स्ट कॉल, कुछ फाइनल कॉल पे। इसमें एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल दे दिया, फाइनल कॉल देने से मना कर दिया मैंने, डिबेंचर फोरफिट कर दिए। नहीं होगा ना इससे। हम बोलेंगे जा तेरा लोन कुड़क, ऐसा थोड़ी होगा। इट विल नॉट हैपन। ठीक है जी। तो आज आपको थोड़ी सी थोड़ी पढ़ाई थी, जिसे आप ध्यान रखेंगे। और अगली क्लास में ये चैप्टर करीब करीब 80% खत्म हो जाएगा। तो डोंट मिस नेक्स्ट क्लास। पता चला तुम कोचिंग कोचिंग के चक्कर में बर्बाद करो उससे। अगली क्लास तो यार थर्सडे की है। ठीक। चलिए।